हो गया। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा। इस थर्ड वेव के लॉकडाउन में ये फर्स्ट मेरा लेक्चर है, वीडियो लेक्चर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में, जो क्लास 11th का चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखते हैं हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? सबसे पहले इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा हमको कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। देन उसके बाद से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम इसका देखेंगे तो इजीली हमको समझ में आएगा। अकाउंट्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप पहले उसका थ्योरी समझिए, उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि वो चैप्टर हम अपने रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैंने अकाउंट्स जब से मैंने पढ़ा है और पढ़ाया है तब से हमेशा हर चैप्टर को प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके मैंने बताया और उससे स्टूडेंट को बहुत इजीली समझ में आता है। जब कोई चीज हम प्रैक्टिकल होकर पढ़ेंगे तो वो हमको तुरंत आसानी से समझ में आएगा। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पहले है क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज है, हम यूज करते भी हैं कि नहीं करते हैं, इन सारी बातों को पहले हम लोग सोचेंगे तब हमको आसानी से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो समझते हैं सबसे पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि आप देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि किसी भी चैप्टर के नेम में ही उसका मीनिंग छिपा हुआ होता है। तो आप इस चैप्टर का नेम देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पर आपको एक सुना हुआ वर्ड नजर आ रहा है एक्सचेंज, और दूसरा समझ में आ रहा है बिल। बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑफ तो प्रीपोजिशन है, आपको पता है। बिल, एक्सचेंज, ये दो टर्म है इसमें जो हम यूज कर रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन, समथिंग रिसीव एंड समथिंग गिव, कुछ लेना और कुछ देना। तो अगर हम बात करें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि ये जब भी यूज होगा तो लेन देन में यूज होगा। लेन देन इन द सेंस कस्टमर और सप्लायर के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें ये यूज होगा। अब एक्सचेंज में यूज होगा, लेकिन क्या है ये? बिल है, बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब क्या है इसका कि इस बिल के थ्रू हम करेंगे एक्सचेंज। सीधा सीधा हमको समझना है, कोई बिल होगा और उस बिल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? एक्सचेंज। मतलब अब जो ट्रांजेक्शन कैसे होता है, अब समझिए, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं इस चैप्टर का कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया कहां से, क्यों आया, इसको, इस टर्म को हम क्यों अकाउंट्स में पढ़ते हैं, इसका क्या लाइफ में यूज है, अब उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपको सीधा सा बात है, हम लोग बिजनेस में क्या करते हैं? बिजनेस में करते हैं ट्रांजेक्शन। हर बिजनेस में होता है लेन देन। लेन देन किसके किसके बीच में होता है? तो एक पार्टी होता है कस्टमर और एक पार्टी कौन होता है? सप्लायर। दो पार्टी होते हैं और दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होता है। एक सप्लायर क्या एक्सपेक्टेशन करता है? एक सप्लायर मींस बेचने वाला, जिसकी बात करें सेलर भी बोलो, आप इसको सेलर भी बोलो, कस्टमर को आप परचेजर भी बोल सकते हो, परचेजर। तो अगर हम बात करें एक सप्लायर क्या एक्सपेक्टेशन रखता है, एक सप्लायर क्या चाहता है? जब भी कोई सप्लायर, अगर आप दुकान खोलो, प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप दुकान खोलोगे और सामान बेचोगे तो आप क्या चाहोगे? तो आप चाहोगे कि आपका बहुत ज्यादा सेल हो और साथ ही साथ जो सेल हो उसमें कैश सेल हो, तुरंत पैसा मिल जाए। अब एक सेलर हमेशा एक्सपेक्टेशन रखता है कि उसको पैसा इमीडिएटली मिलना चाहिए। और साथ ही साथ अब आप कस्टमर बन के सोचो, दोनों रोल आप ही को अदा करना है। हर स्टूडेंट को ये बात सोचना पड़ेगा कि उसको कभी सेलर बन के सोचना पड़ेगा, कभी कस्टमर बन के, बिकॉज क्वेश्चन दोनों पार्टी के बुक में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको दोनों पार्टी का रोल खुद ही अदा करना है। तो आप पहले आप ये सोचिए कि आप सप्लायर हो, तो सप्लायर हो तो आप क्या करोगे? आप सामान बेचोगे तो क्या चाहोगे? पैसा चाहोगे कि सामान बिके, तुरंत पैसा मिले। एक कस्टमर की बात करते हैं, एक कस्टमर क्या चाहेगा? एक कस्टमर चाहेगा कि भैया उसको पैसा तुरंत ना देना पड़े, सामान मिल जाए लेकिन पैसा तुरंत ना देना पड़े। अब देखो कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। अगर हम लोग बात करें, एक सप्लायर चाहता है, क्या चाहता है सप्लायर? एक सप्लायर चाहता है कि भाई हमको तुरंत पैसा मिल जाए, और एक कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर चाहता है कि हमको पैसा नहीं देना पड़े। दो पार्टी है, दोनों अलग अलग थिंकिंग में है। एक सप्लायर के दिमाग में है कि उसको पैसा मिलना चाहिए, कस्टमर को हमको पैसा नहीं देना है। तो अब यहां पर दोनों एक दूसरे को देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक अगेंस्ट में है। ये चाहता है कि हमको तुरंत पैसा मिले और ये चाहता है कि हम पैसा हमको ना देना पड़े। तो अब इस बात का सॉल्यूशन क्या है? इस बात को कैसे सॉल्व किया जाए, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? तो सिंपली आपको बस यही समझना है कि कई लोग बोलेंगे कि सर चेक दे देगा, कैश तो ये देना चाहता नहीं है, तो कैश का तो बात ही खत्म है। लेकिन ये कैश लेना चाहता है, ये कैश नहीं देना चाहता है। तो कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर एक काम करिए, उसको चेक दे दीजिए, चेक दे देगा।
भाई चेक भी देना पड़ता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि चेक में भी क्या करना पड़ता है, हमको बैंक बैलेंस, हमारे अकाउंट में कुछ बैंक बैलेंस होना चाहिए। जो चेक आप काटोगे, किसी को चेक दोगे तो इमीडिएटली बैंक लेके जाएगा उसको, तो आपके अकाउंट में पैसा रहेगा तभी तो आप चेक। अब अगर आपके अकाउंट में पैसा है तो फिर आप चेक क्यों दोगे, एटीएम से विड्रॉ करके क्यों नहीं दे दोगे? तब आपको प्रॉब्लम क्या होगा कस्टमर को? प्रॉब्लम यह है कि कस्टमर के पास अभी पैसा नहीं है, या है भी तो किसी और काम के लिए वो नहीं देना चाहता है, और लेकिन वो चाहता है कि सामान उसको मिले। इट मींस वो उधार सामान खरीदना चाहता है। द मेन थिंग इज दिस कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्यों आया? तो ये आया क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वजह से। कहने का मतलब ये है, हमेशा याद रखना, पहला कंक्लूजन मेरे बात का ये निकला कि जब भी हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज करेंगे तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन यूज करेंगे। कैश ट्रांजैक्शन में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई जरूरत है ही नहीं। सीधा सा बात है। क्यों? क्योंकि अगर सप्लायर सामान बेचा और कस्टमर तुरंत पैसा दे दिया, यहां बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक, वर्ड, टर्म्स यूज ही नहीं होगा। मतलब मैं ये बोलूं कि अगर दुनिया में सिर्फ एक ही टाइप का ट्रांजैक्शन होता, कौन सा ट्रांजैक्शन? कैश ट्रांजैक्शन, तो शायद बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आज मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा होता। ये डिक्शनरी में होता ही नहीं, ये अकाउंट्स में चैप्टर ऐड ही नहीं होता। लेकिन हमको पता है कि बिजनेस में दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक नगद और एक उधार, कैश एंड क्रेडिट। तो जो कैश ट्रांजैक्शन होता है उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कोई रोल नहीं है। लेकिन जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, जो उधार में लेन देन होता है, वो उसी की वजह से इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जन्म हुआ। सीधा सा बात मैं समझाऊं तो आपको यह समझना है। तो जब भी बिजनेस में कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, उधार में लेन देन होगा, तो वहां पर आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज टर्म, और वही बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूज होगा। अब थोड़ा सा हम लोग फिर से बैक चलते हैं, समझते हैं कि सप्लायर सामान उधार नहीं बेचना चाहता, कस्टमर सामान उधार खरीदना चाहता है। अब सप्लायर उससे पैसा मांग रहा है, वो बोल रहा है कि मैं पैसा नहीं दे सकता, वो बोला चेक दे दीजिए, चेक भी नहीं दे रहा, बिकॉज जानता है कि चेक दूंगा तो पैसा अकाउंट में होना चाहिए। तो अगर पैसा अकाउंट में रहेगा तो पेमेंट ही क्यों नहीं कर दूंगा? तो कैश ट्रांजैक्शन के जैसा ही हो गया। याद रखना, हम जो चेक से पेमेंट करते हैं वो समझो एकदम इक्वल है, कैश ट्रांजैक्शन के इक्विवेलेंट है वो। चेक और कैश में कोई डिफरेंस नहीं है। कैश में आपको तुरंत पैसा हाथ में मिलेगा, चेक में होगा कि आप बैंक जाओगे तब आपको मिलेगा, या एक दो दिन बाद आपके अकाउंट में जाएगा, रिलीज होगा। या आजकल तो बहुत सारे निफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, इतने सारे ऑप्शन है कि आपको तुरंत पेमेंट हो जाता है। तो इसलिए बैंकिंग आप चेक से भी नहीं कर सकते, पैसा इसके पास है ही नहीं, बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो चेक क्यों दूंगा। तो अब ये उधार चाहता है और ये नगद चाहता है। तो अब प्रॉब्लम क्या? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? तो ये इससे पूछेगा। आप सपोज एकदम प्रैक्टिकल होके पढ़ो चैप्टर को, थोड़ा सा पेशेंसली रखोगे, मैं एक एक वीडियो डेली डालूंगा, आपको सारा स्टोरी कनेक्ट होगा, मेरा डेली का लेक्चर अटेंड करोगे, इजीली समझ आ जाएगा। बहुत ही आराम से चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझा करो। स्टार्टिंग के मेरे 2-3 वीडियो जो सबसे जरूरी होता है, अगर आप सुन लिए तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होना है। तो अगर हम बात करें कि जो सप्लायर होता है, अगर वो हम सोचे कि कस्टमर पूछेगा कि भाई, सप्लायर से पूछेगा कि तुझे दिक्कत क्या है, तो क्यों नहीं मुझे उधार बेचना चाहता, क्या परेशानी है तुझे, अपना परेशानी बताओ। अगर जो परेशानी बताओगे उसको हम दूर कर देंगे, हो जाएगा दोनों के बीच में फिर ट्रांजैक्शन, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब कस्टमर पूछा सप्लायर से कि भाई ये बताओ मुझे कि मुझे तुम उधार क्यों नहीं बेचना चाहते। तो सप्लायर बोला, क्या सप्लायर बोला कि पहला रीजन है कि सिक्योरिटी का डर है भाई, सिक्योरिटी का डर है मुझे, कहीं तुम पैसा लेके भाग गया तो, मैं उधार बेचा तू लेके भाग गया तो सबसे पहला रीजन है कि वो है मुझे डर है, मैं अनसिक्योर फील कर रहा हूं। हर सप्लायर जब सामान उधार बेचता है तो पहला रीजन होता है उधार क्यों नहीं बेचना चाहता, बिकॉज वो अनसिक्योर फील करता है। एकदम प्रैक्टिकल बात है ये। दूसरा बात करें, दूसरा उससे पूछे कि भाई और क्या रीजन है बताओ मुझे। चलो मान लेते हैं कि मैं आपका जो सिक्योरनेस वाला जो प्रॉब्लम है वो मैं दूर कर देता हूं, कस्टमर बोला, तब तो मुझे दे दोगे ना। तो बोला नहीं, अभी एक और प्रॉब्लम है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे लेके भागने का ही तुम्हारा डर है, हो सकता है कि तुम मेरे पड़ोसी हो, मेरे रिलेटिव हो, मेरे अगल बगल के हो, दोस्त यार हो, रेगुलर तुम कस्टमर रहे हो, हमेशा बहुत पुराना मेरे कस्टमर हो, ओल्ड कस्टमर हो, तो हो सकता है कि तुम लेके नहीं भागोगे, ये तो मुझे समझ में आता है। तो बोलो तब क्या दिक्कत है यार, तब तुमको क्या प्रॉब्लम है, जब तुमको पता है मैं तुम्हारा बहुत क्लोज हूं, तुम्हारा रेगुलर कस्टमर रहा हूं, ओल्ड कस्टमर, तो फिर तुमको इशू क्या है, अब क्या इशू है। तो बोला इशू एक और है। क्या इशू है कि मुझे भी कैश पेमेंट करना होता है, मुझे भी पैसा किसी को देना होता है। समझो ध्यान से इस बात को, ये मेन लॉजिक है। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत कम मैटर करता है,
क्योंकि जब भी हम किसी दुकान में जनरल सी बात है उधार खरीदे जाते हैं तो नोन होता है उसी में उधार मांगते हैं, और नोन दुकान में तो हम लोग ऐसे भी उधार कभी मांगते ही नहीं, हमको पता है कि वो कभी नहीं देगा। हाँ, अक्सर हम किस दुकान में उधार मांगते हैं, जो जिसके हम कस्टमर होते हैं और लगता है कि हमको दे देगा, उसी से हम उम्मीद करते हैं। तो ये रीजन तो बहुत ज्यादा कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन ये मेन है ये कि भाई जानने के बाद भी कोई सप्लायर क्यों नहीं देना पसंद करता है उधार, तो उसके पीछे रीजन है, वो तुरंत बोलेगा कि मान लीजिए मैं अभी आपको उधार पे मैं सामान बेच दिया, तो मैं भी तो माल कहीं से खरीद के लाता हूं, मेरा भी तो कोई सप्लायर है, मुझे भी तो उसको पेमेंट करना होता है। अब मैंने आपको उधार दिया लेकिन वो तो मुझे उधार नहीं देता है, या मान लीजिए उधार देता भी है तो अभी वो नहीं दे रहा है, अभी मुझसे पैसा मांग रहा है, तो अभी बताइए मैं उसको पैसा कहां से दूंगा। आप तो बोल के चले जाइएगा कि 2 महीने बाद दूंगा, और मुझे तो 2 महीने के अंदर और भी सामान उससे बार बार बीच में खरीदना है, सप्लायर से माल लेना है, बेचते रहना है। ऐसा तो है नहीं कि मैं सेटर गिरा दूंगा, अब 2 महीने बाद ही सेटर उठाऊंगा जब पैसा दीजिएगा और तब फिर माल खरीद के बेचूंगा। मेरा तो रेगुलर काम है ये। बिजनेस का मतलब ही होता है कि वो आपका रेगुलर ट्रांजेक्शन होना चाहिए उसमें। तो फिर तो ऐसे कंडीशन में मैं उसको पैसा कहां से दूंगा। अब कोई भी कस्टमर आए और बोले कि 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे, 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे, तो ऐसे में तो सारा उधार में माल बिक जाएगा और मैं सप्लायर को पैसा दे नहीं पाऊंगा, तो मुझे पेमेंट करेगा ही नहीं। तो ऐसे में कैसे होगा, किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, वो बोलेगा ठीक है, मतलब तुम ये चाहते हो कि तुमको पैसा भी मिल जाए, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम चाहते हो सिक्योरनेस वाला तो प्रॉब्लम है ये, साथ ही साथ तुम चाहते हो कि तुमको पैसा भी मिल जाए, तुमको पेमेंट भी हो जाए, यही चाहते हो ना। तो बोला कि हाँ मैं यही चाहता हूं। तब अब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर के पास तो पैसा है नहीं, उसके पास तो पैसा 2 महीने बाद आएगा, लेकिन सेलर को तो पैसा इमीडिएटली चाहिए। अब ये इसके पास पैसा है नहीं, इसको इमीडिएटली चाहिए, अब ये चेक भी नहीं दे सकता, कैश भी नहीं दे सकता क्योंकि पैसा नहीं है। तब ये कैसे इसको एग्री करेगा, कैसे इसको मनाएगा, ये प्रॉब्लम इसका कैसे सॉल्व होगा। क्योंकि इसको ये क्यों बोला कि मुझे कैश क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे भी किसी को पेमेंट करना होता है, मुझे भी बिजनेस में और सारे एक्सपेंस है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो सब देना पड़ता है, तो मैं कैसे करूंगा, ये पेमेंट कहां से होगा। तो इसके लिए उसने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया उस कस्टमर ने। अब वही क्लास 11th बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर ये पढ़ा था, वो उसने यूज किया इस पढ़ाई का। यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप पढ़ाई करो तो उसको प्रैक्टिकल यूज करो। आप समझो कि लाइफ के किस सीन में ये चैप्टर फिट बैठेगा, कहां हम इस चैप्टर को यूज करेंगे अपने लाइफ में। ऐसा नहीं कि बस बुक की किताब पढ़े और बंद कर दिए छोड़ दिए, ये है इस चीज को हम यूज करें, इस तरीके से पढ़ना है हमको। तो अब यही इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैदा किया गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। निगोशिएबल एक्ट 1881 में इसके बारे में दिया गया है पूरा डिटेल में। अब तुरंत उसने बोला कि ठीक है, मैंने पढ़ाई किया है क्लास 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सुशील सर से पढ़ा है मैंने। क्या भाई, उसने बोला तुरंत कि उन्होंने पढ़ाया था कि एक डॉक्यूमेंट होता है कि जब हमारे पास पेमेंट करने के लिए क्या हो, कैश नहीं हो, तो हम चेक भी नहीं दे सकते, कैश भी नहीं दे सकते, तो एक सिंपल सॉल्यूशन होता है। उस कंडीशन में हम क्या यूज कर सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिससे कि तुम्हारा पेमेंट भी तुमको हो जाएगा इमीडिएटली और मुझे पैसा भी नहीं देना पड़ेगा तुरंत। मतलब मुझे 2 महीने का टाइम भी मिल जाएगा, 3 महीने का टाइम भी, कस्टमर जितने दिन का टाइम चाहता है उसको उतने दिन का टाइम भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसको पेमेंट भी मिल जाएगा। तो इसको पेमेंट देगा कौन, ये तो दिया नहीं तुरंत, तो इसको देगा कौन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। यही है वो सॉल्यूशन जो इसको पेमेंट कर देगा, इसको पेमेंट कर देगा इमीडिएटली। कैसे करेगा, यही हमको आगे देखना है, यही सारी चीजें समझना है। फिलहाल पहले तो मैंने बताया कि ये चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या रीजन है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने आपको समझाया अभी तक। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज फिर से एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं जल्दी से कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। समरी में आपको बता रहा हूं जो मेन बातें थी पूरी बातों का। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बिजनेस में 2 तरह का ट्रांजेक्शन होता है, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में तो कुछ जरूरत पड़ता ही नहीं है, कैश ट्रांजेक्शन हो तो उसमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज टर्म यूज ही नहीं होगा कभी भी, केवल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कनेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में एक सप्लायर जो होता है उसको डर होता है कि सामने वाला पैसा लेकर भाग जाएगा सिक्योरिटी का, या अगर नहीं भी भागेगा तो उसको पेमेंट किसी को करना होता है। तो ऐसे कंडीशन में वो पेमेंट कैसे करे, तो उसके लिए कस्टमर ने उसको आइडिया दिया कि एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके थ्रू आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब मुझे पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और आपको पेमेंट भी हो जाएगा। बस गुडविल होनी चाहिए भाई, इसके लिए एक ही चीज होनी चाहिए। आप खुद सोचो, देखो
मैं हमेशा बोलता हूं लाइफ में, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि बुरे वक्त में पैसा काम नहीं आता है। एक कस्टमर, बुरा वक्त है, पैसा नहीं है, लेकिन खाना तो खाना है, सामान तो चाहिए, राशन चाहिए भाई डेली, वो तो फिक्स है। तो बुरे वक्त में पैसा काम नहीं आता है, तो क्या काम आता है? बुरे वक्त में काम। अगर पैसा काम आता तो बुरा वक्त ही नहीं आता। यह हमेशा बोलता हूं मैं इस बात को कि पैसा अगर काम आता तो बुरा वक्त ही क्यों आता? नहीं आता। तो बुरे वक्त में कभी पैसा काम नहीं आता, तो क्या काम आता है? वही गुडविल, रेपुटेशन। सर ये गुडविल रेपुटेशन हम कॉमर्स वाले समझते हैं, आम आदमी वही आपका पास्ट ट्रांजेक्शन, आपका पास्ट बिहेवियर, जो आम भाषा में कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपने पुराना जो कमाया है, जो बोए हो वही तो काटोगे, वही जो सेंस, एज यू सो यू रिप वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मींस आपने अगर पुराने टाइम में अच्छा अपना ट्रांजेक्शन मेंटेन किया है, अगर आपने जब भी कमिटमेंट जो किया, बिजनेस में कमिटमेंट बहुत मैटर करता है, जब आपने कमिटमेंट किया और उस टाइम में आपने उसको फुलफिल किया है, तो आगे चल के आपको किसी भी तरीके से अगर प्रॉब्लम आता भी है, क्योंकि बिजनेस में अप एंड डाउन होता है, हर किसी के साथ होता है। अभी कोरोना आया है, 3 साल से सब बिजनेसमैन परेशान है, तो ये सिचुएशंस आते रहते हैं, ऐसे बिजनेसमैन उतार चढ़ाव बिजनेस में लगा रहता है। तो उस सिचुएशन में कौन हेल्प करता है? तो उस सिचुएशन में आपका पुराना ट्रैक। बैंक से भी लोन लेने जाओगे, सिविल जिसको कहा जाता है, तो सेम वही चीज, जिसका सिविल स्ट्रांग होगा, जिसका गुडविल स्ट्रांग होगा, जिसका क्रेडिट स्ट्रांग होगा, कहीं ना कहीं वो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज टर्म को यूज करके और अपना पेमेंट इजीली कर सकता है। मतलब पैसा नहीं रहते हुए भी उसको पेमेंट हो जाता है, बैंक उसका पेमेंट कर देता है, बैंक उसका पेमेंट कर देता है। अभी समझेंगे हम आगे कैसे, तो देखते हैं। अब फिर से एक बार मैं इसको मिटा के और आगे किस तरह से ये कैसे बैंक पेमेंट करेगा, क्या यूज होगा, इन चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये टर्म कैसे यूज होगा, किस तरह से यूटिलाइज होगा। तो देखते हैं, एक पार्टी है सप्लायर और एक पार्टी है कस्टमर। इन दोनों के बीच में हो रहा है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार लेन देन। अब ये जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है, उधार लेन देन हो रहा है, तो कस्टमर चाहता है कि सप्लायर को पेमेंट भी हो जाए और इसको पेमेंट करना भी नहीं पड़े। तो वो जो उन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा वो एक बिल के थ्रू होगा, और उसी को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज निगोशिएबल एक्ट 1881। ये निगोशिएबल एक्ट होता क्या है? निगोशिएबल टर्म का मतलब क्या है? इस नेगोशिएबल एक्ट के अंदर में क्या क्या आते हैं? चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, हुंडी, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट मैं नाम ले रहा हूं, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। सर इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? इंस्ट्रूमेंट जनरली हम लोग सोचते हैं कि बाजा बजाने वाला जो म्यूजिशियन होते हैं, इंस्ट्रूमेंट वही लोग बोलते हैं। नहीं, इंस्ट्रूमेंट टर्म कहीं भी यूज कर सकते हो आप। एक किसान के लिए इंस्ट्रूमेंट है हल, बीज, जमीन, इंस्ट्रूमेंट है। मेरे लिए इंस्ट्रूमेंट है ये मार्कर, अब ये कैमरा, आज के डेट में लैपटॉप, ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैं पढ़ा पा रहा हूं ऑनलाइन क्लास में। तो इंस्ट्रूमेंट मींस जो भी चीज आपको हेल्पफुल हो काम करने में। तो सेम वैसी एक कस्टमर और सप्लायर एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर देते हैं, उसको पैसा भी मिल जाता है, इसको देना भी नहीं पड़ता है। और इसीलिए इसको बोला जाता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, निगोशिएबल डॉक्यूमेंट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं आता है, चेक भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है, आपका हुंडी भी आता है, प्रोमिसरी नोट भी आता है, ये सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। तो अगर हम बात करें ये निगोशिएबल वर्ड का मतलब क्या होता है, जब भी कोई नया टर्म आएगा तो पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो निगोशिएबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगोशिएबल? इंस्ट्रूमेंट का मतलब तो मैंने बता दिया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट होता है, एक कागज तैयार किया जाता है दोनों पार्टी के बीच में, जिससे सिक्योरिटी के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्लस वो उसको आगे चल के यूज भी करेगा, उसको पैसा तुरंत मिल जाता है। तो ओरली कोई चीज नहीं होता है, जो भी होता है रिटेन में इन दोनों पार्टी के बीच में होता है, सिक्योरिटी के पर्पस से भी, और चूंकि आगे उसको पेमेंट चाहिए, उसको तो मैं बोला कि तुरंत पेमेंट चाहिए होगा, तो ओरली बोल देगा तो थोड़े कोई पेमेंट करेगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ दोनों के बीच में ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसको कि आगे सामने वाले को दिखा के उससे पेमेंट ले सके या पेमेंट कर सके। तो निगोशिएबल टर्म का मतलब क्या होता है? निगोशिएबल टर्म, इसको हिंदी बोलते हैं विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम। ये विनिमय साध्य, विनिमय, देखो फिर से एक्सचेंज वर्ड आ गया। विनिमय का मतलब इंग्लिश में एक्सचेंज होता है।
प्रलेख को इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, डॉक्यूमेंट प्रलेख, उसी को इंग्लिश में डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो निगोशिएबल, निगोशिएबल टर्म का मतलब क्या होता है? तो जैसे निगोशिएबल टर्म का सिंपल मतलब होता है कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट या इंस्ट्रूमेंट या कागज जिसको मात्र एक पार्टी से दूसरे पार्टी को दे देने से दूसरे पार्टी को भी उस चीज पर सेम वैसा ही राइट्स मिल जाता है जैसा कि वो पहले वाले के जिसके पास था उसका उस पर उसका जैसा राइट्स था। फिर से बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बोलूं तुमको, मान लेते हैं कि ये मार्कर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं है। क्योंकि मैंने पहले बोला मार्कर ये तो थिंग्स है, इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट वो कागज होता है, डॉक्यूमेंट कागज होता है। लेकिन फिलहाल फिर भी मैं बोल रहा हूं कि मान लेते हैं, सपोज करो कि मार्कर को सपोज करो कि कोई कागज है, डॉक्यूमेंट है, और अगर ये कागज मैंने आपको दिया और आपको मैंने दिया तो आपको सेम वैसा ही राइट्स इस कागज पर मिल गया, इस डॉक्यूमेंट पर मिल गया, इस मार्कर पर मिल गया, जैसा कि जब मेरे पास था तो इस पर जैसा मेरा राइट्स था, एज इट इज वो सारा राइट्स तुमको मिल गया। तो कहा जाएगा कि ये जो मार्कर है निगोशिएबल है। सिंपल। निगोशिएबल का मतलब होता है कि मात्र दे देने से, डिलीवर कर देने से, केवल राइट्स एक दूसरे को ट्रांसफर कर देने से, उस पर एक दूसरे को डिलीवर करने दे देने से मात्र से उस सामने वाले को वही अधिकार मिल जाए जो अधिकार एज इट इज पहले वाले का उस पर था, सेम वैसी राइट्स उसको मिल जाए, तो कहा जाएगा कि वो निगोशिएबल है। एकदम सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बताया। चेक की बात करते हैं, चेक करते हैं। चेक चूंकि सबसे प्रैक्टिकल है, हम सब लोग चेक यूज करते हैं, इसलिए मैं उसी के एग्जांपल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, हुंडी ये भी निगोशिएबल है, प्रोमिसरी नोट ये भी है। लेकिन इन चारों में सबसे फेमस कौन हुआ? चेक हुआ, सबसे ज्यादा यूज चेक हुआ है। तो सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, सब उसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के अंडर में ही रूल होते हैं सारे के सारे। ये सबके लिए रूल उसी में लिखा गया है कि चेक अगर कोई बाउंस होता है, चेक डिसऑनर होता है, या चेक से रिलेटेड कोई भी इशू प्रॉब्लम होता है दो पार्टी के बीच में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, प्रोमिसरी नोट से रिलेटेड कोई भी इशू प्रॉब्लम होता है, तो वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है, उसी के थ्रू सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे। लेकिन अब आपको समझना यह है कि निगोशिएबल ये जो इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज होते हैं, ये चार, इसके अंदर में चार इंस्ट्रूमेंट्स उसके अंदर में आते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा फेमस कौन हुआ? चेक हुआ। होता है ना, एक पिताजी के चार पुत्र हैं, लेकिन चार पुत्र में से चारों जरूरी नहीं कि सब एक ही बराबर फेमस हो जाए, दुनिया में सब एक जैसा काम करे, नाम कमाए, कोई एक ज्यादा फेमस हो गया। वही कहानी है चेक के साथ। आज हम सबसे ज्यादा लोग चेक यूज करते हैं, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, हुंडी, ये हुंडी तो चूंकि देसी लैंग्वेज में, ये देसी भाषा में यूज होने वाला टर्म है। प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये भी कुछ पार्टियां यूज करती हैं, कुछ बिजनेसमैन यूज करते हैं, लेकिन ये ज्यादा फेमस नहीं है, आम आदमी तक ज्यादा नहीं पहुंचा है चेक, इसीलिए चेक ज्यादा फेमस है। तो हम बात करते हैं चेक, समझते हो आप चेक क्या होता है? देखो, आपके पापा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको मुझे फीस देना है, आप मुझे फीस देने वाले हो, तो आप बोलते हो कि सर चेक ले लीजिए ना। क्या करते हो? पापा जाके बोलते हो, पापा की चेकबुक, पापा का चेकबुक होता है, उसमें वो क्या करते हैं, अमाउंट फिलअप करते हैं और साइन करते हैं और फाड़ के वो तुमको देते, बोलते हैं सर को ले जाके दे देना। वो चेकबुक किसका? पापा का। चेक किसका? पापा का। उस चेक में जो पापा पैसा भरे, वो पैसा किसका? पापा का। किसके अकाउंट में? पापा के अकाउंट में। मतलब सब कुछ उस था वो पापा का अभी तक। लेकिन जैसे ही वो चेक तुम ला के मुझे दे दिए, देखो देखो निगोशिएबल, मैंने जो बोला था डेफिनेशन, जैसी वो चेक लाके तुम मुझे दिए, तो अब वो चेक पर एज इट इज, उस चेक में जो पैसा भरा है, उस पैसे पर किसका अधिकार हो गया? मेरा हो गया। मतलब अभी तक उस पैसा पर तुम्हारे पापा का राइट्स था, वो पैसा तुम्हारे पापा का था, अभी भी तुम्हारे पापा के अकाउंट में है, लेकिन वो चेक दिए साइन करके, तो अब वो राइट्स मुझे उन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि आज के बाद इतना पैसा मेरे अकाउंट का, इतना पैसा आपका हो गया। दिस इज कॉल्ड निगोशिएबल। निगोशिएबल का मतलब यही होता है कि किसी को मात्र डिलीवर कर देने से, दे देने से, हम सामने वाले को वही राइट्स दे देते हैं जो राइट्स हमारे पास पहले से था। तो चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आता है। बिल को भी इसी तरह से होता, बिल भी इसी तरह से होगा। मैं दिखाऊंगा आपको, आगे चल के इस चीज को क्लियर करूंगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये समझ में आएगा आपको। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले यहां पर कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ, कस्टमर और दोनों के बीच में एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज टर्म यूज हुआ। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। सप्लायर जो होता है, अब देखो नए नए टर्म अब निकलने शुरू होंगे आगे की स्टोरी में। सप्लायर जो होता है वो तुरंत क्या करेगा? सबसे पहले सामान उसको बेचेगा। पहला काम क्या करेगा सप्लायर? गुड सोल्ड करेगा। पहला काम उसने गुड सोल्ड किया, सामान बेच दिया। किसको बेच दिया? कस्टमर को।
कैसे बेचा? उधार में बेचा, क्रेडिट में बेचा, उधार में, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमको यूज करना है, तो इसलिए नगद तो हो जाएगा, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा ही नहीं, स्टोरी समाप्त हो जाएगा। तो उधार में बेचना है, इसलिए यहां पर गुड सोल्ड किया इन क्रेडिट, गुड सोल्ड इन क्रेडिट। अब कस्टमर क्या करेगा? इस सामान तो बेच दिया इसको उधार में, अब कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर उसको पैसा देगा, नहीं पैसा तो है नहीं, चेक देगा, चेक भी नहीं दे सकता, पैसा नहीं है तो क्या देगा? उसको बिल देगा। चलो देखते हैं, उसने बिल रिसीव किया, क्योंकि हम सेलर की तरफ से सोच रहे हैं, सप्लायर की तरफ से, तो हम बिल पेड नहीं बोलेंगे, बिल रिसीव बोलेंगे। तो बिल रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर नहीं बोलेंगे, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर नहीं बोलेंगे, बिल रिसीव फ्रॉम कस्टमर बोलेंगे। तो बिल रिसीव हो गया कस्टमर से, ये भी हो गया। अब उसके बाद से ये जो बिल रिसीव हुआ, तो बिल क्या, मैंने बोला कि इंस्ट्रूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट होता है, एक कागज होता है। तो ये कागज कैसे टाइप का कागज होता है सर, थोड़ा बताइए किस तरह का होता है? क्या सिंपल कागज होता है? यही चीज समझना है। कई बार एग्जाम में आपको एक बोलेगा कि एक बिल ड्रॉ करके दिखाइए, एक बिल का नमूना, स्पेसिमेंट, एक बिल का फॉर्मेट बनाइए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट, नमूना बताइए कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता कैसे है, एक उसका फॉर्मेट दिखाइए, ये भी दे सकता है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसा बनता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक फॉर्मेट भी दिखाऊंगा। अभी इस बार तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं एक फॉर्मेट दिखाऊंगा, आपके बुक में भी है, आप बुक में देख सकते हो अपने कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। अभी मैं बता दे रहा हूं, और अगले बार मैं आपको इसको अपलोड करके दिखाऊंगा कि देखिए यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जिस तरह से मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो अभी देखते हैं हम लोग, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट लाइक चेक, जैसे चेक का देखते हो ना, चेक जैसे होता है, आप चेक का देख लो फॉर्मेट, चेक लगभग इसी तरह का शेप में होता है, आप देखे होंगे इसी तरह का शेप में चेक होता है, सेम इसी तरह के शेप में बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी होता है। तो ये जो आपका बनेगा, ऐसा जो मैं बोल रहा हूं आपको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसी तरह से फॉर्मेट में रहेगा, इसी तरह के शेप में रहेगा, इसमें एक तरफ यहां पे स्टैंप लगा रहेगा, स्टैंप, उसके बाद से इसमें यहां पर सिग्नेचर रहेगा, सिग्नेचर, और यहां पर कुछ बातें मेंशन की जाएंगी, लिखी जाएंगी, यहां पर कुछ चीजें लिखी जाएंगी, लिखी रहेंगी। सर ये लिखता कौन है? ये जो इसके अंदर मैंने बोला, ये स्टाम्प 50 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, जो भी स्टाम्प होता है वो आपको अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी सिक्योरिटी, ज्यादा सिक्योरिटी आप चाहते हो ज्यादा का स्टाम्प लो, कम वो अलग चीज हो गया, वो अलग टॉपिक हो गया, लेकिन स्टाम्प लगा रहेगा। लीगली अगर आपको देखना है तो स्टाम्प बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मेन एलिमेंट्स है, स्टाम्प लगा होना चाहिए, तभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड होगा। तो एक स्टाम्प यहां लगा रहेगा, एक सिग्नेचर का यहां पे रहेगा, और यहां पर कुछ बातें लिखी रहेंगी। सर ये लिखता कौन है? ये मेन, ये जो यहां पर राइटिंग पोर्शन है, ये राइटिंग का काम करता कौन है? ये बिल, एक तरह से मैं बोलूं ड्रॉ, बिल को ड्रॉ करता कौन है? ड्रॉ करना, जैसे अभी देखो मैंने ड्रॉइंग ही किया, एक तरह से मैंने ड्रॉ किया, तो ये ड्रॉइंग करता कौन है? इस बिल को बनाता कौन है? बिल ड्रॉ कौन करता है? चेक तो बैंक दे देता है, चेकबुक, हम सिर्फ साइन मार देते हैं, तो चेक तो बना बनाया आता है हमारे पास, लेकिन बिल बनता कैसे है? बिल को ड्रॉ कौन करता है? तो ये बिल को ड्रॉ कौन करता है? तो याद रखना, इस बिल को ड्रॉ सप्लायर करता है, इसीलिए सप्लायर को ही ड्रॉवर कहा जाता है, सप्लायर ही ड्रॉवर बन जाता है। इस बिल को बनाने का काम सप्लायर करता है, सप्लायर को ही ड्रॉवर कहा जाता है। क्या बोला, समझ में आया? तो याद रखना सबसे पहले कि ये बिल बनाता कौन है, इसको लिखता कौन है, तो उस पर याद रखना सप्लायर, सप्लायर बिल ड्रॉ करता है, और इसीलिए सप्लायर को ही ड्रॉवर कहा जाता है। ड्रॉवर, ड्रॉइंग का काम, बिल बनाने का काम वो किया। सर इस पे सिग्नेचर यहां पे किसका रहेगा? तो आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि वो सिग्नेचर किससे करवाएगा, मैंने पहले बोल दिया, कौन करवाएगा? सप्लायर करवाएगा। बिल ड्रॉ सप्लायर करेगा, ड्रॉइंग का काम सप्लायर करवाएगा, बिल बनाएगा ड्रॉअर, लेकिन उस पर साइन वो किससे करवाएगा? तो कस्टमर से, क्योंकि लेके भागेगा नहीं। मैंने पहले बोला सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम था कि उसको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था कि कहीं लेके भाग गया तो ये सिक्योरिटी का प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गया। उसने तुरंत बिल ड्रॉ किया, एक कागज पर कुछ बात लिखा, क्या लिखा मैं बताऊंगा अभी, और उसने उस पर क्या करा लिया? साइन करा लिया। और जब इस पर साइन हो गया तो अब वो लेके भाग नहीं सकता है कस्टमर, क्योंकि स्टाम्प लगा है, लीगली कोर्ट के स्टाम्प पे बना है, तो अब वो लेके भाग नहीं सकता, इसको बच गया, वो सिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसमें लिखता क्या है? ड्रॉअर क्या लिखता है? तो याद रखना, पहला बात हम लोग देखते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा ऑर्डर के लैंग्वेज में लिखा जाता है।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? ऑर्डर के लैंग्वेज में। सर ऑर्डर के लैंग्वेज का मतलब क्लियर बात है, आप खुद सोचो, सप्लायर अगर बिल ड्रॉ कर रहा है तो सप्लायर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा कस्टमर से पैसा देने का कि ऑर्डर करेगा? तो इसका सीधा आंसर निकलता है कि ऑर्डर करेगा। क्यों? क्योंकि सामान बेचा है, फोकट में थोड़े कोई हेल्प थोड़े मांग रहा है, सामान बेचा है और पैसा उससे लेना हक बनता है, राइट्स बनता है। राइट्स, हक, एसेट्स। मैंने बोला था एसेट्स क्या होता है, 11th में जो लोग पढ़े हैं मेरे से स्टार्टिंग से उनको पता होगा कि मैं हमेशा बोलता हूं एसेट्स में क्या फीलिंग आता है? हक का, राइट्स, मेरा इस पर हक है। तो सप्लायर का हक बनता है, और जहां हक बनता है वहां हम रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, ऑर्डर देते हैं। पापा का तुम पर हक बनता है तो पापा तुमसे पानी मांग रिक्वेस्ट मांगते हैं, नहीं, ऑर्डर देते हैं। जैसे तुम लोग भी ऑर्डर देते हो कभी कभी पापा को, क्या हक बनता है कि फीस दे दीजिए मेरा कोचिंग का, तो वो ऑर्डर तुम देते हो, एक तरह से हक दिखाए। वही कहानी यहां भी है। ऑर्डर ऑर्डर कौन देगा? जिसका हक बनेगा, जिसका हक बनेगा वो ऑर्डर देगा। तो यहां पर सप्लायर का हक है, तो इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमेशा ऑर्डर के लैंग्वेज में लिखा जाएगा। किताब में देखोगे डीके गोयल, टीएस ग्रवाल, एचसी शर्मा, तुलसीदास, कितने राइटर हैं, सारे राइटर में आप ढूंढोगे, एसके सिंह बिहार बोर्ड में, ये सारे राइटर मैं आपको बोल रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया की बात मैं कर रहा हूं, जहां भी देखो सब तरफ अगर देखोगे सब में आपको ये मिलेगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिटन इन ऑर्डर लैंग्वेज। क्या रीजन है? प्रैक्टिकल रीजन है। मैं बार बार इसे बोल रहा हूं, अकाउंट्स को प्रैक्टिकल पढ़ो, इसमें रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऑर्डर के लैंग्वेज में लिखा था, क्यों? क्योंकि सप्लायर ड्रॉ करता है। पहला रीजन बिल ऑर्डर के लैंग्वेज में क्यों होता है? अगर यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता? कस्टमर। सपोज करो आएगा, आगे चल के आएगा ये चीज, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। प्रोमिसरी नोट देखना, मैं तुमको बताऊंगा। इसीलिए बोलता हूं कि पढ़ाई को ऐसे पढ़ो कि लास्ट तक वही चीज कनेक्टेड हो, काम आए। ये नहीं कि यहां के लिए कुछ और तरीके से सोचें और आगे चल के चैप्टर में कुछ और सोचने लगे। एक ही चीज कनेक्टेड होते चलता है, जो बात यहां बताऊंगा वही लास्ट तक चैप्टर में चलेगा। तो इसलिए एकदम सिंपली सोचो, अगर सोचो वहीं पर ये बिल को कौन ड्रॉ करता? कस्टमर। तो कस्टमर किस लैंग्वेज में लिखता? कस्टमर अगर ड्रॉ करता तो कस्टमर ऑर्डर के लैंग्वेज में लिखता। कस्टमर किस लैंग्वेज में लिखता? कस्टमर लिखता प्रॉमिस के लैंग्वेज में। देखो देखो देखो, अभी मैंने कुछ पहले एक टर्म यूज किया था, प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस के लैंग्वेज में। तो अगर यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता? कस्टमर लिखता। तो कस्टमर किस लैंग्वेज में लिखता? प्रॉमिस के लैंग्वेज में। लेकिन यही बिल्स ऑफ एक्सचेंज अभी कौन ड्रॉ कर रहा है? अभी ड्रॉर कौन है? सप्लायर। तो सप्लायर किस लैंग्वेज में लिखेगा? ऑर्डर के लैंग्वेज में। यही डिफरेंस है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में, याद रखना। प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस के लैंग्वेज में लिखा जाता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर के लैंग्वेज में लिखा जाता है। प्रॉमिसरी नोट कौन लिखेगा? समझ गए? कस्टमर लिखता है। इसीलिए याद रखना प्रॉमिसरी नोट में कस्टमर ही ड्रॉअर होता है। देखो कितना बढ़िया प्रैक्टिकल रीजन है, इसको किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं किताब मत पढ़ो, किताब को भगवान थोड़े लिख के भेजा है, इंसान ही लिखा है। 17 साल हमको पढ़ा, हमको भी पढ़ाते हो गया, अब कुछ जानकारियां हमको भी हो गई है, प्रैक्टिकल हमको भी समझ में आ गया सारा कहानी कि क्या सोच के डीके गोयल, टीएस ग्रवाल किताब में ये सब बातें लिखी हैं, आखिर क्यों लिखा गया ये सारा चीज। प्रैक्टिकल चीज है ये, उसको मैंने कनेक्ट कर लिया। अब बात अच्छा, तब इसीलिए मेरा दिमाग क्लिक किया और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, अपने स्टूडेंट के साथ, जो मेरे दिमाग में बातें क्लियर हो जाती हैं कि भाई हाँ, इसीलिए प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस के लैंग्वेज में लिखा जाता है, क्योंकि उसको वो ड्रॉ करता है। तो वो ड्रॉ करेगा तो ऑर्डर थोड़ी देगा, तो प्रॉमिस करेगा कि मैं इतना रुपया पेमेंट आपको कर दूंगा हुजूर, जब बोलिएगा तब। लेकिन ये सेलर बोलेगा, सप्लायर बोलेगा, तो सप्लायर क्या बोलेगा? सप्लायर बोलेगा, हुजूर बोलेगा तुम इतने रुपए का पेमेंट मुझे या मैं जिसको बोलूंगा, मेरे द्वारा ऑर्डर्ड पर्सन को, मेरे रिप्रेजेंटेटिव को भी, ये नहीं कि मुझे दे ही देना, मैं जिसको बोल दूंगा तुम उसको लेकर उतना पेमेंट कर देना, मेरी मर्जी। मुझे, मैं अपने आप को पैसा दिलवाऊं या किसी और को दिलवा दूं, तुमको उससे क्या करना है, तुम उसी को दे देना जिसको मैं बोलूंगा। तो यहां पर जो बात लिखा जाता है वो ड्रॉर, अभी मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, प्रॉमिसरी नोट की बात नहीं कर रहा हूं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कौन ड्रॉ करेगा? तो सप्लायर ड्रॉ करेगा, और सप्लायर कौन से लैंग्वेज में लिखेगा? तो ऑर्डर के लैंग्वेज में लिखेगा, ऑर्डर के लैंग्वेज में। और ये जो ऑर्डर के लैंग्वेज में लिखता है, तो यहां पर क्या लिखता है? यहां पर लिखता है मैं, आई, अपना नाम, फिर उसका सामने वाले कस्टमर का नाम। जैसे सपोज करो मैं सुशील कुमार, तुम्हारा सपोज करो कि नाम हो गया मोहन, मोहन कस्टमर है, मैं सुशील कुमार मोहन को यह ऑर्डर देता हूं कि वह जितने रुपए का सामान बेचा है उतने रुपए का पेमेंट मुझे या मेरे द्वारा ऑर्डर्ड पर्सन को, मेरे रिप्रेजेंटेटिव को, उससे पूछ के कि तू कब पेमेंट करेगा, कितना दिन बाद करेगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 25 दिन बाद, 20 दिन बाद, जितना भी दिन का टाइम मांगेगा उतना दिन का टाइम इसमें मेंशन कर देगा।
मान लेते हैं 20 दिन का, तो कैसे लिखेगा? पूरा बात एक बार बोल रहा हूं। मैं सुशील कुमार मोहन को यह ऑर्डर देता हूं कि वह 5,000 रुपए का मान लो सामान बिका था, 5,000 रुपए का पेमेंट मुझे या मेरे द्वारा ऑर्डर्ड पर्सन को 20 दिन बाद कर देगा। मान लो 20 दिन का टाइम था, 20 दिन बाद कर देगा, ऐसा लिख देगा उसमें। या 1 मंथ है तो 1 मंथ के बाद कर देगा, ऐसा लिख देगा। और उसके बाद बोलेगा कि भाई लिख दिया, तुमको टाइम मिल गया, अब तुम इस पे साइन कर दो और जाओ सामान लेके। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। इस तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कहानी होता है। समझ में आया? तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने आपको बताया कि कौन लिखता है, इसमें ड्रॉअर कौन होता है, ये किस लैंग्वेज में लिखा जाता है। अब इससे एक प्रॉब्लम आपको तो क्लियर समझ में आ गया होगा कि सॉल्व हो गया क्या, कि वो पैसा लेके भाग नहीं सकता है, अब वो स्टाम्प लग गया, साइन हो गया। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम आपके दिमाग में होगा कि सर दूसरा प्रॉब्लम फिर कैसे सॉल्व होगा? आप बोले थे कि इसको पैसा तो चाहिए सप्लायर को तुरंत, तो ये तो कागज दिया, देखो ये तो इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट है, कागज है, तो ये कागज अब कौन रख लेगा? कस्टमर लेके चला जाएगा साइन करके? नहीं, सेलर अपने पास रखेगा, कस्टमर लेके चला जाएगा तो फिर सिक्योरिटी कहां? वो तो लेके चल दिया साइन करके, अपने पास ही रखा है। ये तुरंत उसको साइन करके कस्टमर किसको दे देगा? बिल सप्लायर को दे देगा, और सप्लायर अब उस बिल को अपने पास रखेगा, ले लिया तो अपने पास रखेगा। अब बात आता है कि वो कागज, अब 5,000 का कागज है, 5,000 रुपया तो है, ये तो कागज है, तो ये 5,000 अगर उसको रुपया किसी को पेमेंट करना हो अगले ही दिन, तो क्या कैसे पेमेंट होगा? क्या कागज से पेमेंट हो जाएगा? यस, यही समझना है। अब मान लेते हैं कि ये जो सप्लायर है, इससे कस्टमर से इसको 5,000 का क्या मिल गया? 5,000 कैश नहीं मिला, 5,000 का बिल मिला है, ये बिल अपने पास रखा हुआ है। अब इसको भी किसी को पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है? इस सप्लायर को अपने सप्लायर को पेमेंट करना है, अपने क्रेडिटर को। मैंने बोला है सप्लायर ही कौन होता है? क्रेडिटर। क्यों सप्लायर ही क्रेडिटर होता है? मैंने आपको बताया क्रेडिटर को एकदम कॉमन लैंग्वेज में मैं क्या बोलता हूं हमेशा? कर्जदाता, कर्ज देने वाला, कर्जदाता। तो सप्लायर ही तो क्रेडिटर होता है, कर्जदाता होता है, कर्जा देता है, सप्लायर कर्जा देता है। अब ये सप्लायर, सपोज करो इस सप्लायर, ये कस्टमर है, कस्टमर ने इसको बिल दिया, अब ये भी इससे सामान खरीदता था, अब ये इसको पेमेंट करने वाला था। कितने का पेमेंट करने वाला था? सपोज करो कि 5,000 का पेमेंट करने वाला था, 5,000 बोला कि इसको भी देना है, और इसको भी कस्टमर से कितने का बिल मिला है? 5,000 का बिल मिला है। तो अब ये क्या करेगा? उसको बोलेगा कि भाई जैसे मैं आपका कस्टमर, वैसे मेरा भी कोई कस्टमर, ये बोलेगा, सप्लायर बोलेगा अपने सप्लायर को कि भाई जैसे मेरा भी कोई कस्टमर है, मैं भी आपका वैसे ही कस्टमर हूं। मैंने अपने कस्टमर को सामान बेचा तो कितने का? उसने पैसा ना देके क्या दे दिया? बिल 5,000 का। और उसने बोला कि ये बिल ऐसा है कि इससे आपका पेमेंट हो जाएगा, आप चाहोगे तो किसी को पेमेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लीगली पूरी तरह से वैलिड है, पैसे के जैसा ही है। तो अब मैं आपको 5,000 रुपए देने वाला हूं, तो एक काम करो, वो जो 5,000 का बिल मुझे दिया है मैं आपको वही दे देता हूं। या अगर आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, उसके सिग्नेचर के ऊपर भरोसा नहीं है, तो एक काम करिए, आप बिल ड्रॉ करिए और मैं आपको क्या करता हूं? साइन करके देता हूं। जैसे मैं बिल ड्रॉ किया था तो उसने क्या किया था? साइन किया था और मुझे दे दिया था। तो अब आप भी मुझे टाइम दीजिए कुछ दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का। जैसे मैं अपने कस्टमर को बिल के थ्रू सामान बेचता हूं, अब आप भी ये बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को यूज करिए, इस टॉपिक को आप भी, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट को आप भी यूज कीजिए। तो अब वो बोलेगा कि आप एक काम कीजिए, अगर आपको उसके साइन पर भरोसा नहीं है, मेरे कस्टमर जो मुझे साइन करके बिल दिया है, अगर वही बिल आप ले ले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वही रख लीजिए। लेकिन अगर वो नहीं रखना चाहते हैं तो आप खुद ड्रॉ करिए, मैं साइन कर देता हूं, मिल जाएगा मुझे भी टाइम। तो बोलेगा कि भाई तो बस ये बिल ही बिल घूमते रहेगा। अब मान लो अब मुझे किसी को पेमेंट करना हो, सब ये बोलेगा कि अच्छा मेरा भी तो कोई सप्लायर होगा, मुझे उसको पेमेंट करना होगा, और अगर वो नहीं मानेगा इस बिल से तो वो बोलेगा नहीं मुझे पैसा ही चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारा बात, तो मैं मान लिया कि बिल 14 दे दिए, वो बोला कि पैसा ही मुझे चाहिए, तब क्या होगा? तब कैसे करेंगे? तो बोला उसका भी सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है भाई? आप एक काम करिएगा, ये बोला कि भाई आप एक काम करिएगा, ये जो बिल है ना मैं जो आपको दूंगा, इसको आप बैंक लेके चले जाइएगा, बैंक, और बैंक में ले जाइएगा और बैंक वाले को बिल दे दीजिएगा, बोलिएगा कि तुम रख लो, ये 5,000 का बिल है, 2 महीने बाद वो सामने वाला मुझे देने वाला था 5,000, लेकिन वो बिल मुझे दे दिया है, तो अब ये बिल तुम रख लो और तुम मुझे पैसा दे दो 5,000, और 2 महीने बाद तुम, मतलब बैंक को बोल रहे हैं हम कि बैंक तू जाके किससे ले लेना? कस्टमर से, जो मुझे 2 महीने बाद देने वाला था उसे तू ले लेना। तो अब सप्लायर बोलेगा कि वो एक्सेप्ट कर लेगा। बैंक को क्या फायदा होगा इससे कि बैंक को 2 महीने बाद पेमेंट मिलेगा, और बैंक हमको 2 महीना पहले ही क्यों पेमेंट करेगा? उसको क्या फायदा होगा?
तो बोले बैंक का एक और फायदा वाला बात हम उसको सिखाएंगे कि एक और बिजनेस तुम्हारा बढ़ा दे रहे हैं, एक और नया टाइप का ट्रांजेक्शन तुम करो। आज तक तुम सिर्फ पैसा जमा करते थे और लोन बांटते थे, उस पर ब्याज लेते थे, यही काम था ना। ट्रेडिशनल वर्क बैंक का क्या होता है, फंक्शन ऑफ बैंक क्या होता है, कैश डिपॉजिट करना, लोन प्रोवाइड करना। लेकिन इसके अलावा हम बोले कि बैंक को एक और नया कमाने का जरिया हम दिखा रहे हैं। क्या? कि कोई भी ला के तुमको बिल दे साइन करके, तो तुम एक काम करना, हो बिल को ले लेना और तुम उसको पेमेंट कर देना, और फिर 2 महीने बाद तुम सामने वाले से पेमेंट ले लेना। तो बोले कि फायदा क्या हुआ? तो फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ समझिए लॉजिक। मान लेते हैं कि ये 5,000 का बिल इसको दिया और ये पेमेंट करने गया अपने सप्लायर को, तो सप्लायर बोला मुझे कैश चाहिए, तो ये सप्लायर ले जाके बैंक से उस बैंक को बिल दे दिया और बैंक से मांगा पैसा। तो बैंक इसको पैसा 5,000 का बिल था तो 5,000 पूरा नहीं देगा। लॉजिक समझो, 5,000 पूरा नहीं देगा, 5,000 रुपए में से कुछ काट कर देगा। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। इसी को डिस्काउंट कहा जाता है, डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक। अब किताबी भाषा में फट से यही लिखा हुआ है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक। अब क्या होगा, ये जब ले जाएगा बैंक में तो बैंक इसको 5,000 नहीं देगा, 5,000 से कुछ कम देगा। जैसे सपोज करो 4,500 रुपया दिया, 4,500 दिया, तो बिल था 5,000 का, लेकिन जब ये बैंक के पास ले गया तो बैंक ने इसको कितना पेमेंट किया, 4,500 रुपया ही पेमेंट किया, 4,500 रुपीज ही पेमेंट किया। तो अब ये जो 4,500 रुपया पेमेंट बैंक किया इसको सामने वाले को, तो ले लिया, बोला ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पैसे का बहुत अर्जेंट है, जरूरत है, तुम 5,000 मत करो, 4,500 ही करो, 4,800 ही करो, 4,600 ही करो, 4,700 ही करो, 4900 ही करो, 4,900, 4,500, 4,800, 47, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कर दो पेमेंट। मिल गया इसको पेमेंट, लेके आ गया ये, और अपने क्रेडिटर को बोला कि तुझे कैश चाहिए था ना, बिल दे रहा था तो नहीं मान रहा था ना, तुझे लग रहा था कि कागज था, देख मैं बैंक ले गया, बैंक ने मुझे क्या दे दिया, पैसा दे दिया। ये काम तू भी कर सकता था, तू ले जाके बैंक से पैसा ले सकता था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक काम कर ठीक है, अब ले पैसा ले, मैं दे रहा हूं पैसा तुझे, पैसा उसको दे देंगे। अब बैंक को क्या फायदा हुआ, अब बैंक को जब कस्टमर पेमेंट करेगा, जो बिल साइन करके दिया था वो उसको जब पेमेंट करेगा बैंक को, अब बैंक 2 महीने बाद जाएगा, पैसा मांगेगा, बोलेगा कि मैं तो ये बिल मेरे पास आ चुका है, इस पर तुम्हारा साइन है, कस्टमर को बोलेगा तो तुम जिसको बिल दिए थे उसको मैंने पैसा दे दिया पहले ही 2 महीना, और मैं 2 महीना इंतजार किया, अब तुम मुझे दे दो पैसा वो वाला। अगर तुमको यकीन नहीं हो तो जाके पूछ लो कि ले चुके हैं कि नहीं ले चुके हैं। तो अब बैंक इससे पैसा लेगा कस्टमर से, अब कस्टमर से बैंक पैसा लेगा तो कस्टमर बैंक को कितना पेमेंट करेगा, पूरा 5,000 पेमेंट करेगा। अब देखो बैंक ने कितना पेमेंट किया, 4,500, क्योंकि 2 महीना पहले ही पैसा दे दिया 4,500, और बैंक को कितना पैसा मिला, पूरा 5,000। तो कितना बैंक को फायदा हो गया, 500 का बैंक को फायदा हो गया। तो इसको इंटरेस्ट नहीं बोलना, कई लोग इसको इंटरेस्ट बोलते हैं, ये इंटरेस्ट नहीं है, इसको डिस्काउंट ही बोलेंगे। कि बैंक जब पेमेंट किया ड्यू डेट से पहले, 2 महीने बाद ड्यू डेट था, तो 2 महीने बाद ड्यू डेट आने वाला था, पैसा देने का डेट आने वाला था, उससे पहले ही सामने वाला को पैसे की जरूरत पड़ा तो जाके बैंक से ले लिया, सप्लायर को पैसे की जरूरत पड़ा तो बैंक से ले लिया, और बैंक फिर जाके कस्टमर से 2 महीने बाद कितना ले लिया, पूरा का पूरा, तो इससे बैंक का भी फायदा हो गया। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं। मैंने बोला था, क्या प्रॉब्लम बोला था कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। कैसे है देखो, पहले बिल इसके पास था, अब ये बिल उठा के इसको दे दिया, तो जैसे ये बिल इसको उठा के दिया तो सेम वैसा ही राइट्स क्या मिल गया, इसको मिल गया कि नहीं उस बिल पर, और इसने किसको ले जाके वो बिल दे दिया, बैंक को। तो इसने जब बिल को बैंक को दे दिया तो बैंक को भी वो राइट्स मिल गया कि नहीं। अब कस्टमर से पैसा लेने का राइट्स किसको मिल गया, बैंक को। मतलब वो बिल जिसके पास चला जा रहा है उसी को राइट्स मिल जा रहा है जैसा पहले वाले के पास राइट्स था। इसीलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी निगोशिएबल कहा जाता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक के जैसा ही। जिसके पास वो बिल रहेगा कस्टमर उसी को क्या करेगा, पेमेंट करेगा, जिसके पास वो बिल रहेगा। अगर इसने अपने सप्लायर को दिया था तो रखा है, सर वो अपने पास बिल क्यों रखेगा, हो सकता है उसको 2 महीने तक पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ा, कोई सप्लायर वप्लायर को पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ा, कोई मांगा ही नहीं, ऐसा हो सकता है। तो 2 महीने तक बिल यही रखा, तो अब ये किसको पेमेंट करेगा, कस्टमर इसी को करेगा, अपने ही सप्लायर को जिसे सामान खरीदा था, क्योंकि बिल इसी के पास है। लेकिन मान लेते हैं कि इसने इसको बिल दिया और इसको तुरंत किसी अपने सप्लायर को पेमेंट करना था, तो इसने वही बिल उठा के इसको दे दिया, वही बिल जो कस्टमर से मिला था वही उठा के दे दिया। इसके पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि ये जो बिल मिला था कस्टमर से वही उठा के दे दे किसी अपने सप्लायर को, अपने क्रेडिटर को, या दूसरा ऑप्शन है कि अपने सप्लायर को बोले कि अगर आपको मेरे कस्टमर के सिग्नेचर पे भरोसा नहीं है तो आप एक काम कीजिए, मेरे ऊपर भरोसा है ना,
आप बिल ड्रॉ करिए और मैं क्या कर देता हूं, साइन करके मैं ही देता हूं। ये दोनों ऑप्शन था इसके पास। तो अगर ये इस किसी और से, किसी और कस्टमर से मिला हुआ बिल को उठा के इसको दिया देता तो उसको कहा जाता इंडोर्समेंट ऑफ बिल। देखो इंग्लिश में एक टर्म आया इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। हिंदी में बोलते हैं विपत्र का बेचान, बेचान। इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है? इंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब होता है कि जब हम किसी और से मिले हुए बिल को किसी और अपने क्रेडिटर या सप्लायर को उठा के दे देते हैं। मतलब किसी कस्टमर से हमको बिल मिला और अगर वो बिल उठा के हम किसी अपने किसको दे दिए, सप्लायर को दे दिए, उठा के किसी क्रेडिटर को उठा के वो बिल दे दिए, जिस बिल मिला था और वही बिल उठा के किसी और को दिए, अपने पास से साइन करके नहीं दिए, जो कस्टमर से मिला हुआ बिल था उसी को उठा के किसी और को दे दिए, तो उसको कहा जाएगा इंडोर्समेंट। वही इंडोर्समेंट वर्ड यूज किया था। और अगर खुद ये बिल लिखता और ये साइन करके उसको देता अपने पास से, तो उसको इंडोर्समेंट नहीं कहा जाता, उसको इशू ऑफ बिल कहा जाता। सेम वैसी अगर ये बिल, मैं बार बोल रहा हूं चेक ज्यादा प्रैक्टिकल है, चेक से ज्यादा समझ में आएगा। चेक और बिल सब एक ही जैसा है लगभग, तो उससे ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने फीस दिया मुझे चेक से कि सर अपना लीजिए 50,000 फीस है आपका, चेक से ले लीजिए। तुमने मुझे 50,000 फीस दे दिया चेक से, मैं ले लिया। मैंने तुम्हारे पापा को बोला कि वो जो नाम वाला जगह है ना उस पर फिलअप मत करिएगा, मेरा नाम मत लिखिएगा, उसको ब्लैंक रखिएगा, बस साइन और अमाउंट फिलअप करके मुझे दे दीजिएगा। बियरर चेक, इसी को बियरर चेक बोला जाता है। बियरर चेक, क्रॉस चेक, वो भी आएगा, बताऊंगा वो सारी चीजें। तो अब वो बिल, वो चेक मुझे दिए 50,000 का, वो नाम मैंने खाली रखवाया था। अब मुझे अपने मकान मालिक को रेंट देना था, 50,000 रेंट देना था सपोज करो, या 1 ही लाख देना था, लेकिन बोला कि 50,000 का ये ले लीजिए और 50,000 अलग से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या किया, अब जो 50,000 का चेक तुम्हारे पापा मुझे दिए थे अपने चेकबुक से साइन करके, वो तो अपने चेकबुक से साइन करके दिए थे, उनको तो किसी से मिला नहीं हुआ था, वो तो अपने पास से साइन करके दिए ना। और वो चेक जब मेरे पास आया तो मैंने क्या किया, मुझे भी किसी को पेमेंट करना था, तो मैंने वही चेक जो तुम्हारे पापा दिए थे वही वाला चेक उठा के दे दिया और बोला, उस नाम जो खाली था मैं बोला कि अब मकान मालिक बोला अपना नाम लिख लीजिएगा और जाइएगा पेमेंट ले लीजिएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? मैंने क्या किया, तुम्हारे पापा ने क्या किया और मैंने क्या किया। तो तुम्हारे पापा ने इशू ऑफ चेक किया, उन्होंने चेक इशू किया, वो इंडोर्समेंट नहीं बोलेंगे, इशू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अपने चेकबुक से साइन करके दिए। लेकिन जब मेरे पास वो चेक आया तो मैंने वही चेक उठा के अपने क्रेडिटर को दे दिया, सप्लायर को दे दिया। मकान मालिक मेरा सप्लायर ही तो है, एक तरह से क्रेडिटर ही तो है, कर्जदाता है, उसका मकान यूज किए हैं, कर्ज उधार में कर्ज हो गया मेरे ऊपर 50,000 का, तो अब मैं उसको 50,000 उठा के दूंगा। तो वही चेक अगर दे दिया तो इसको कहा जाएगा इंडोर्समेंट ऑफ चेक, जैसे यहां पे हो रहा है इंडोर्समेंट ऑफ बिल। और अगर मैं अपने पास से चेकबुक से साइन करके देता, मेरा भी तो चेकबुक है, बैंक में मेरा भी अकाउंट है, मुझे भी, मेरे पास भी चेकबुक है, और अगर मैं अपने पास से चेकबुक साइन करके देता तो मैं इशू ऑफ चेक बोलता, अब मैं इंडोर्समेंट नहीं बोलता। दोनों में अंतर याद रखना। जब किसी और से मिला हुआ कोई डॉक्यूमेंट होता है और किसी और को हम उठा के दे देते हैं उसी डॉक्यूमेंट को जो किसी और से मिला था, तब इंडोर्समेंट बोलते हैं। तो इंडोर्समेंट ऑफ चेक, बिल यहां पर बोलना है, अब चेक नहीं बोलना, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो जब कस्टमर से मिला था बिल सप्लायर को, और सप्लायर को भी अपने सप्लायर को पेमेंट करना था, अपने क्रेडिटर को पेमेंट करना था, और अगर वो कस्टमर से मिले हुए बिल को ही उठा के इसको दे दिया तो उसको इंडोर्समेंट ऑफ बिल कहा जाता है। अब ये सप्लायर को भी अपने सप्लायर को पेमेंट करना था। इकोनॉमी में ऐसी पैसा घूमते रहता है, आपके पापा का अकाउंट, बैंक का पैसा मेरे अकाउंट में, आप मेरे अकाउंट का पैसा मकान मालिक के अकाउंट में, अब मकान मालिक के अकाउंट का पैसा हो सकता है फिर आपके पापा के अकाउंट में चला जाए। कैसे? क्योंकि हो सकता है आपके पापा को पैसा लेना हो मेरे मकान मालिक से, उसके क्रेडिटर हो सकता है कोई सामान उससे लिया हो, यही होता ही है। इसीलिए बोलते हैं दुनिया गोल है, और एक पैसा हाथ से जो निकलता रहता है वो पैसा घूम घूम के फिर हमारे पास ही हो सकता है पहुंच जाए, ये होता ही है कई बार। तो वही चीज है, अब ये इसको पेमेंट करना था, इसको पेमेंट करना था, इसको भी किसी को पेमेंट करना था। तो जब ये जो बिल दिया था इसको, ये उठा के इसको दे दिया, ये मान लिया, भरोसा कर लिया इस कस्टमर पे, इसको मिल गया, तो इसको इंडोर्समेंट ऑफ बिल बोलेंगे। लेकिन जब इसको किसी को पेमेंट करना था तो ये उसी बिल को उठा के फिर उसको दे रहा था। एक बिल का कितने बार इंडोर्समेंट हो सकता है? कोई लिमिट नहीं है, कितने बार भी इंडोर्समेंट हो सकता है, कितने बार भी हम उस बिल को किसी और को दिए जा सकते हैं। तो अब इसको किसी को पेमेंट करना था तो ये सोचा कि मैं भी वही वाला पेमेंट कर देता हूं, वही वाला बिल जो मिला था इससे वही उठा के दे देता हूं। लेकिन ये जब उसको पेमेंट करने के लिए बोला तो बोला नहीं, मुझे बिल्स पर भरोसा नहीं है, मुझे इस कस्टमर के साइन पर भरोसा नहीं है, ये कई जगह से बिल ऐसी घूम घूम के आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कैश चाहिए। तो अब ये क्या किया, मैंने बोला
तुरंत बैंक के पास चला गया और बैंक के पास जाके बैंक को बिल दिया और बैंक को बोला कि भैया मुझे पेमेंट कर दो। तो बैंक इसको पूरा पेमेंट ना करके कुछ कम पेमेंट किया और फिर ड्यू डेट जब आया तो बैंक अब किससे पैसा लिया? कस्टमर से। इसके पास सीधे पहुंचा बैंक जिसका पहली बार साइन था उस बिल पे, और उससे क्या कर लिया? बैंक पेमेंट ले लिया पूरा का पूरा। तो बैंक दिया 4500 या 4800, कुछ कम देगा, जो अमाउंट होगा बिल का उससे कम देगा, और उसी को डिस्काउंट कहा जाता है। जितना वो कम देगा उसी को डिस्काउंट कहा जाता है। तो वो जो कम देगा वही उसका हो गया, फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया बैंक के लिए। तो इससे किसका किसका भला हुआ? फायदा किसका किसका हुआ? प्रैक्टिकली सोचो तो इससे किसका किसका भला हुआ? बैंक का भी भला हुआ। सप्लायर को, कस्टमर को कब पेमेंट करना पड़ा? 2 महीने बाद। आखिर बैंक भी इससे लिया तो 2 महीने बाद ही लिया, तो इसको भी तुरंत पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ा, 2 महीने बाद ही पेमेंट किया कस्टमर। इसका भी फायदा हो गया कि इसको पैसा क्या हो गया? मिल गया। कैसे पैसा मिल गया? इसको किसी को क्या करना था? पेमेंट करना था। पैसा इसीलिए चाहिए था ना, किसी को पेमेंट करना था, तो ये भी तो पेमेंट कर ही लिया इजीली, इसका भी पेमेंट हो गया इंडोर्समेंट के थ्रू। फिर इसको भी किसी को पेमेंट करना था तो उसको भी पेमेंट हो गया। क्यों? कैसे? वो इसको पैसा मांगा तो ले जाएगा बैंक से, ले लिया पैसा, तो इसको भी पैसा मिल गया तुरंत। और बैंक को क्या फायदा हुआ इससे? तो बैंक को फायदा हुआ कि बैंक में दिया 4500 और लिया कितना? 5000। तो एक तरह से 500 रुपए इंटरेस्ट, समझो इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट बोलना नहीं है, डिस्काउंट, तो उसको भी फायदा हुआ। तो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज से किसका किसका भला हुआ? तो सबका भला हुआ, सबका भला हुआ। अब मेरा भी भला हो जाएगा और तुम लोगों का भी भला हो जाएगा। समझ में आया पूरा स्टोरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का? ठीक। अब इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से इसके आगे कंटिन्यू करूंगा, आपको इसके आगे बताऊंगा कि किस तरह से इसके आगे का पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्टोरी रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगेगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। और ये मैं वीडियो ऐसी प्रोवाइड करते रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मिलेगा। क्लास 12 के भी जो बच्चे हैं उनके लिए भी चैप्टर्स में अभी लेके आऊंगा, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का भी लाऊंगा, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स सबका चलते रहेगा इसी तरह से। इसलिए आपको लॉकडाउन में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से घर में रहिए, पढ़िए, और इसी तरह से मैं वीडियो आपको देते रहूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।